सकता था जब वहां पर रिलेटिव मोशन होता था। मेरे को एक सवाल पहले सोच के बताओ कि मान लो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो क्या उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग सकता है? नो। हाँ सर। बाकी लोग क्या बोलते हो? क्या कभी लग सकता है किसी रेस्टिंग बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन? कब लग सकता है? समझ? फ्रेम चेंज हो तब। चलो, एक एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका। देखो, मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फ्रेम चेंज हो तभी, ठीक है। अ, वो भी एक केस हम ले सकते हैं, लेकिन अगर हम सेम फ्रेम पे देखें ना तो भी लग सकता है। कैसे? देखो, यहाँ मान लो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। और ये हमारी दीवार है, ये धागा है, ठीक है। हमने इसको खींचा इधर। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू के। ये वाला बॉडी कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। लेकिन क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा? तो आंसर लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन लगने के बावजूद ये बॉडी कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, दैट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तभी हमसे पूछा जाता है कि फ्रिक्शन, मैंने तुम लोग को बताया था कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, तो आंसर है नेगेटिव था अधिकतर। लेकिन जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक का रख दिया हमने और खींचा हमने इसको, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। और इस सिचुएशन में बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना वर्क करेगा ब्लॉक ए के ऊपर? यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है सबको आंसर देगा, कितना वर्क करेगा ब्लॉक ए के ऊपर, बता सकते हो? इस केस में देखा जाए ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बॉडी तो मूव कर ही नहीं रहा है। तो उसके बाद देखो, और कुछ केसेस देखो तो बाकी तुम लोगों ने पढ़ के रखा था ना, कुछ सवाल ऐसे भी हमने सीखे थे कि हमने ये भी सीखा था कि मान लो कि अगर ऐसा बोला जाए कोई क्वेश्चन, ऐसे सवाल तुमको एससी वन में मिल भी जाएंगे। मान लो कि यहाँ पे हमें बोला गया म्यू के जो है 0.2 है, म्यू एस जो है 0.3 है, एक यहाँ पे बॉडी का मास जो है वो है 2 kg, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक if force, if F equals to, ठीक है, 6.0000000 और बड़े सारे 0 1 निकाल सकते हो। अगर फोर्स की वैल्यू 6 से जरा सी बड़ी है
तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? तो आंसर दो सब कोई। ठीक, बाकी लोग क्या बोलते हो? पूजन, निशिल, प्रिंस, सब कोई आंसर दो। समर्थ। ठीक, चलो देखते हैं। देखो फोर्स, इतने सारे जो जीरो लगाए गए हैं, इतने सारे जीरो मतलब पीढ़ी वाले जीरो नहीं, पीढ़ी वाले जीरो, जीरो मतलब एक पीढ़ी आती है जीरो लगाती है, फिर वो दूसरी पीढ़ी को बोल करके तुम जीरो लगाओ, वो तीसरी पीढ़ी को बोल करके अब तुम जीरो लगाओ, इतने सारे जीरो है। मतलब जो फोर्स है वो सिक्स से स्लाइटली बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है। तो यहाँ पे कितना फोर्स चाहिए ब्लॉक को मूव करवाने के लिए? तो आंसर है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक इक्वल्स टू म्यू एम जी, दैट इज 0.3 इंटू 2 इंटू 10, 6 न्यूटन। इससे अगर जरा सा भी फोर्स बढ़ा होगा तो ब्लॉक मूव करेगा। अब ब्लॉक अगर मूव करेगा तो यहाँ पर जैसे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। वहां पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू एम जी, दैट इज 4 न्यूटन। मतलब अब क्या हम बोलेंगे, जैसे ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करेगा इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो 6 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन, दैट इज हो जाएगा 2 न्यूटन। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका? 2/2, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया सबको समझ में? कितने बच्चों ने आंसर दिया था ये वाला? 3 ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ऐसे हमारे सवाल अगर आते हैं जिसमें हमको न्यू एस और न्यू के दोनों दिया जाएगा तो हमको वहां पर इस तरह से उसको सॉल्व करना होगा। आगे बढ़े, एक सवाल लोग आगे कि ये वाला वो कहाँ गायब हो गया? अब ये जरा सवाल का जवाब दो तो जरा सा देखो। ये 37 डिग्री है, फोर्स है 20 न्यूटन, मास है 2 kg, एक्सीलरेशन बताओ।
और यहाँ पे हमको म्यू दिया गया है 0.2। सबको ट्राई करो। ठीक है, बाकी लोग भी तो आंसर सबको दो। 20 cos 37 that is 20। ओके, बाकी लोग भी तो आंसर 20 sin 37 that is 20 sin 37 20 into 3/5 that is 12। यहाँ से लगेगा mg 20। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा n + 12 cos 20, n हो जाएगा 8। therefore फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा मैक्सिमम म्यू n that is 0.2 into 8 is 1.6। अब यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है 16 न्यूटन लग रहा है। therefore नेट फोर्स क्या हो जाएगा 16 minus 1.6। मास कितना हो गया बॉडी का 2 kg। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 14.4 7.2। एक बार समझ में u into n 16 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इधर कितना लगेगा, ये लगेगा 1.6। ठीक है, ये आंसर होगा। देखो तीनों का आंसर आया ये वाला। कहीं कुछ गलती की होगी। देखो देखो ये मेथड सबको समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल सवाल है ये सब पता सबसे बनना चाहिए यार। तुम लोग बोर्ड की तैयारी कर चुके हो अच्छे से, ये सब थोड़ा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। हाँ, ये सब सवाल तुम लोग गलती नहीं कर सकते हो इसमें। तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह का सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे मतलब, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें फिर से बोलता हूँ एक चीज कि तुमको कंसेप्ट पे फोकस करना होगा। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तुमको कंसेप्ट आते हैं तुम सारे के सारे सवाल कर सकते हो, कंसेप्ट नहीं आएंगे एक भी सवाल हिलेगा नहीं। देखो इस पे कंसेप्ट क्या तुम्हें ध्यान में रखना है कि इसमें और कैसे क्वेश्चन लोग टेढ़े कर सकते हैं। वो फोर्स ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, और बोल देंगे कि बताओ इसमें कितना इसका एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे हमको एंगल दे देगा 37 डिग्री, ये एम दे देगा 2 kg। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमको एफ दे देगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ का कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा 10 sin 37। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 10 sin 37 प्लस mg, ये हमारा n हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन करेंगे। ये वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा कम हो जाता है। देखो वो जो क्या कहते हैं वो आती है ना मशीन, घास काटने वाली मशीन, उसमें क्या होता है ऐसे पीछे से पुश किया जाता है और धक्का दिया जाता है। ठीक है, तो उसको धक्का देना मुश्किल होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। इसी में ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लगा देगा, यहाँ पे एक फोर्स ऐसा लगा देगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन, यहाँ पे एंगल घुसा देगा 37 डिग्री, यहाँ एंगल घुसा देगा 53 डिग्री। ठीक है,
यहाँ मास दे देगा 2 kg, यहाँ म्यू दे देगा 0.4, बोलेगा कि बताओ बॉडी का कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। तो भाई कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम सिंपल वे से पहले तो नॉर्मल फोर्स निकालेंगे और उससे हम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे, फिर हम फोर्स के कंपोनेंट निकाल लेंगे, राइट में, लेफ्ट में, नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे और आगे हम लोग प्रोसीड कर लेंगे। सबको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्योंकि देखो सवाल का कोई लिमिट हाँ नहीं होता है, कंसेप्ट आना चाहिए तभी सवाल बन पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है ना। सो यू हैव टू लर्न दैट नॉर्मल फोर्स, हम अगर कभी भी फोर्स हमको एंगल पे दिया जाता है तो हमें सिर्फ फोर्स का एक्स कंपोनेंट पे भरोसा नहीं करना है, हमको उसका नॉर्मल कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वो नॉर्मल फोर्स को चेंज कर देता है जिससे कि फ्रिक्शन फोर्स बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ऐसा आएगा, देखो अब इट्स अ गुड क्वेश्चन कि यहाँ पर जो है ना एक मास है जिसपे फोर्स लगाया जा रहा है एफ एट एंगल थीटा। तो पूछा क्या गया है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो म्यू है। फाइन, क्या करना है, मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी। ठीक है, ये फोर्स खाली फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना म्यू है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम फोर्स, अब बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा मिनिमम फोर्स है तो एक काम करो, पूरा का पूरा फोर्स ऐसे लगा दो तो बॉडी को मूव करवाना आसान होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें पता है फोर्स कुछ एंगल पे लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फोर्स कुछ ऐसे एंगल पे लगेगा, वहां पे क्या होगा, इससे नॉर्मल फोर्स जो है ना वो कम हो जाएगा, ऊपर लगेगा एफ का कंपोनेंट तो नॉर्मल फोर्स कम हो जाएगा, जिससे कि उसको मूव करवाने में हमें आसानी मिल सकती है। बिकॉज अगर नॉर्मल फोर्स कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाएगा, तो मूव करवाना आसान पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स पूछा गया, तो मान लो ये मिनिमम फोर्स हम लगाते हैं एफ एट एंगल थीटा। ठीक है, तो हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, कम से कम अलग अलग एंगल पे लगा सकते थे, हमने थीटा एंगल चूज किया। थीटा क्या है मुझे भी नहीं पता है। अब तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, देखो तो एफ साइन थीटा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे एन एन ऐसा लगेगा, ठीक है। देयरफॉर अब ये नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इनटू एन। अब हमारा ये तब मूव करेगा जब फ्रिक्शन फोर्स जो इतना लग रहा है एफ कॉस थीटा अगर इस फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा हो। बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा, इसको इधर भेज दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाय एफ कॉस थीटा प्लस, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक है, तभी। अब हमसे पूछा क्या मिनिमम फोर्स, यहाँ तक कि सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत हो पूछो। ये एफ की वैल्यू क्या होगी, थीटा क्या होगा वो हम देखते हैं, लेकिन हमने देखा इस सिचुएशन में अगर थीटा पे एफ अप्लाई किया तो बॉडी पे मिनिमम फोर्स चाहिए हो। अब ये मिनिमम कब होगा, तो मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, एफ विल बी मिनिमम, एफ मिनिमम वेल, देखो ये एफ मिनिमम कब होगा, तो ये तब मिनिमम होगा ना जब ये वाली वैल्यू
मैक्सिमम हो जाएगा। ये बड़ा होगा तो ये एफ छोटा हो जाएगा। ये कितना है देखो तो, ये cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज मैक्सिमम। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिया जाए ना साइन और कॉस के साथ, तो इसको क्या करो, ऐसा करो √1 प्लस म्यू का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, साइन अल्फा लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस अल्फा। ठीक है, व्हेन इज मैक्सिमम। ठीक है, एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है देखो तो, मैक्सिमम वैल्यू इज √1 प्लस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 प्लस म्यू का स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है ना, ठीक है, कभी भी तुमको अगर बोला जाना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या निकालने बोली जाए या मिनिमम, ऐसा कुछ भी हो, मैक्सिमम बोला जाए निकालने के लिए, तो ऊपर नीचे क्या करो, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दो, और जब तुम निकालोगे ना इसको, यहाँ पे क्या आएगा, इसकी √a² प्लस b² ही आएगा। ठीक है, ये चीज तुम भले अगर बायो के हो या मैथ्स के हो, तुम अगर इस चीज को रट भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, √a² प्लस b² होती है, तो √1 का स्क्वायर प्लस म्यू का स्क्वायर हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 प्लस म्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पूछा गया है व्हाट इज मिनिमम फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू mg बाई √1 प्लस म्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, सबको बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है ना, इसको ये अपने एससी वालों में क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है ये। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू म्यू mg बाई इससे बड़ी होनी चाहिए, और अब मिनिमम फोर्स क्या होगा, अच्छा अब मिनिमम फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे या इससे बड़ी चाहिए। तो मिनिमम के लिए यहाँ पे दो बातें हो रही है, एक तो ये मैक्सिमम होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू म्यू mg बाय 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। बोला ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5, फॉर दैट वी पुट a इक्वल टू 5 ना। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे f को पहले हमने इसके इक्वल कर दिया, और फिर हमको दोबारा फिर से देखना मिनिमम, इसको भी हमको देखना पड़ेगा बिकॉज थीटा यहाँ पे वेरिएबल होगा। ऐसा, ठीक है ना, इसको एक बार अच्छे से नोट कर जाओ, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, और बाकी या अगर तुमको याद करना तो याद ही कर जाओ, a cos थीटा प्लस b sin थीटा विल हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ √a² प्लस b²। ठीक है, एंड तो इसके इसके बिहाइंड सिंपल सा मैथ्स है। ठीक है, और अगर तुमको याद भी रह जाती है तो तुमको ये सब लफड़ा करने की जरूरत ही नहीं हो आप। ठीक है, आगे बढ़े, याद है कुछ टर्म्स, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ये टर्म सबको याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल था जब बॉडी स्लाइड नहीं करती थी, जैसे एंगल ऑफ रिपोज से एंगल हम बढ़ाते हैं, वैसे क्या होता है, बॉडी नीचे स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू म्यू के इक्वल था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन पे देता हूँ तुमको, और जरा सॉल्व करो इस पे, ये तुम लोग को आना चाहिए। फाइंड
2 kg मास है, न्यू 0.5 है, फोर्स F, एंगल 53 डिग्री, फाइन मिनिमम F टू मूव द बॉडी। तो फटाफट ट्रैक करो इसको, फाइंड द मिनिमम फोर्स टू मूव द बॉडी। क्या है आंसर? आया किसी का? मैं स्टार्ट कर देता हूँ करना, ठीक है। देखो, फाइंड द मिनिमम फोर्स, कम से कम कितना फोर्स होना चाहिए ताकि ये मूव करे। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 2.5। ओके, बाकी लोग विदाउट आंसर। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? म्यू एम जी कॉस थीटा, 0.5 एम जी कॉस 53, ये हो जाएगा 5 1 10। कॉस 53 कितना होता है? 3/5, 6 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अब ये फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा? ऊपर की नीचे? तो आंसर है फ्रिक्शन फोर्स को जबरदस्ती थोड़ी ना, वो तो कहीं भी ऐड कर सकता है। अगर आपको मिनिमम फोर्स चाहिए, यहाँ पे 2 kg पे नीचे लगेगा mg sin थीटा, दैट इज 2 into 10 into sin 53। sin 53 माना 4/5 होगा, 4 4 60 न्यूटन, ठीक है। ये 60 न्यूटन लग रहा है, तो मिनिमम फोर्स F, देखो कम से कम फोर्स लगने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को ऊपर लगना होगा। तो F ऊपर में लगा फ्रिक्शन, प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16। तो F हमारा कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। आई बात समझ में? समझना यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो पूछा गया कि बताओ मिनिमम फोर्स कितना लगाना होगा। ये वो वाला सवाल हट गया है, ठीक है, जो √1 प्लस म्यू का स्क्वायर था। ये अलग सवाल है। यहाँ मिनिमम फोर्स अगर हमको देखना है तो हमको पता है, पहले देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम फोर्स की बात अगर हो रही है तो मतलब यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, और फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ ही लगेगा, तभी फोर्स हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। कम से कम 10 न्यूटन फोर्स चाहिए उसको मूव
उसको यहाँ पे रोकने के लिए। एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को बात बताओ यहाँ पे, अगर यहाँ पर ये जो सवाल जो मैं बता रहा हूँ ना, तुम लोग को ये इंटरेस्ट में आ चुका हो इस तरह से, मुझे बताओ अगर फोर्स लगेगा बाहर से F इक्वल्स टू कितना लगा मैंने 10 न्यूटन, अगर मैंने लगाया F को 10 न्यूटन, ठीक है, समझना एक बहुत गहरा कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मैंने F को लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, 6, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 6 न्यूटन इधर ऊपर। अगर मैंने फोर्स लगाया 12 न्यूटन, तो 12 न्यूटन अगर मैंने फोर्स लगाया, नीचे कितना लग रहा है 16, मैंने लगाया 12, तो 16 और 12, अब फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ, कितना 4 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन कैसे चेंज हो रहा है, मेरे चेंज होने, मेरे वैल्यू को चेंज करने से। अगर मैंने फोर्स लगाया 14 न्यूटन, नीचे 16 है, ऊपर लगाया 14, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 2 न्यूटन अप। अगर मैंने लगा दिया 16 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 0 न्यूटन। अगर मैंने अप्लाई कर दिया 18 न्यूटन, तो क्या होगा बताओ मेरे को सबको। अगर मैंने 18 अप्लाई फ्रिक्शन किया नीचे तो फ्रिक्शन की लगेगा। वैल्यू क्या होगी, हाँ बोलो। फ्रिक्शन नीचे लगेगा 2 न्यूटन। वेरी गुड। अगर मैंने 18 अप्लाई किया, तो फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन का कोई कोई कसम नहीं खा करके बैठा हुआ कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक ही होगा। फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बाहरी फोर्स को देख करके। हमने अप्लाई किया 18, फ्रिक्शन पलट जाता है, ठीक है। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, हमने अप्लाई कर दिया 18, नीचे लग रहा है 16, ऊपर 18 है, और फ्रिक्शन नीचे लगेगा 2 न्यूटन। बताओ, हमने अप्लाई किया 20, ठीक है, फ्रिक्शन हो जाएगा 4। हमने अप्लाई किया 22, फ्रिक्शन हो जाएगा 6, ठीक है। हमने अप्लाई किया 22 से, हमने अगर जरा सा ऊपर जाते हैं ना अगर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो मैक्सिमम पहुंच चुकी होती है, तब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ाना बंद कर देगा, और ये ब्लॉक क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए केवल एक ही वैल्यू है फोर्स की, एक रेंज है फोर्स का। अगर यहाँ तुमको एक ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, तो हमारी फोर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी हो रही है। तो देखो 10 न्यूटन कम से कम फोर्स से हमने स्टार्ट किया था, 22 तक की जाते हैं कि बॉडी हमेशा कैसी रहती है, रेस्ट पे रहती है, फ्रिक्शन। तो तुम देखो यहाँ पर अगर ये सवाल में ऐसा पूछ किया जाए अगर हमारे एंट्रेंस में कि बताओ व्हाट इज द रेंज ऑफ कीपिंग द बॉडी एट रेस्ट, तो आंसर होगा, रेंज होगा यहाँ से 10 न्यूटन से लेके 22 न्यूटन तक की इस पे फोर्स अप्लाई करो, ये बॉडी अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। यही डिट्टो यही सवाल जो है तुम्हारे ग्राफ के फॉर्म में आईआईटी में आ चुका हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें बता भी दूंगा, तुम्हारे शायद ये क्या कहते हैं एंट्रेंस में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कि ग्राफ बनाने के लिए बोला गया, ठीक है। तो तुम देख सकते हो फ्रिक्शन की वैल्यू का रेंज क्या होगा, 10 से लेकर के 22 तक का रेंज होगा। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे घुमा फिरा करके कि बताओ ऐसा कौन सा फोर्स होगा इस ब्लॉक के ऊपर जिस जिस फोर्स के बाद फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को बदल देगा। तो कौन सा फोर्स होगा बताओ यहाँ पे। 14। 14, यस 16 सर। 16। 16, 16। देखो 16 पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स 0 हो रहा है, 16 से अगर हमने थोड़ा सा भी कम रखा फोर्स, तो डायरेक्शन अप होगा, 16 से हमने थोड़ा सा भी ऊपर रखा फोर्स, डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। सबको ये कंसेप्ट आया कि नहीं आया समझ में। यस सर। अ, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कुछ ऐसा है,
बताओ 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है 37 डिग्री एंगल पर, 2 kg का मास है, 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बताओ ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे। पहला सवाल तुमसे ये, विल द, यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये देखो कैसा, ये बेस के पैरेलल है, मतलब इंक्लाइन के साथ जो है ना एंगल, ये कितना बनाएगा, ये 37, ये 37 बनाएगा। बताओ यहाँ पे विल द ब्लॉक मूव और नॉट। अभी क्लास खत्म होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना।